हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ले रहे हैं बिजनेस लॉ में फ्री कॉन्सेंट वाला स्वतंत्र सहमति में उत्पीड़न के बारे में। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना था उस समय जो आवश्यक वेद अनुबंध के जो आवश्यक लक्षण है उसमें स्वतंत्र सहमति की बात आई थी। तो स्वतंत्र सहमति कब होती है उसके बारे में आपको बताया गया था कि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि सहमति जो है वो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन अथवा गलती से प्रभावित नहीं हो। तो इनमें जो ये शब्द आया है उत्पीड़न, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सामान्यतः उत्पीड़न से तात्पर्य अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना या करने की धमकी देना। ये धारा 15 में उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है इसकी, कि किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। अब अगर इस बात का अगर अपन विश्लेषण करें तो उत्पीड़न के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले है कि भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य को करना। उत्पीड़न किया गया तब माना जाता है जबकि ठहराव करने के उद्देश्य से ठहराव का कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ कोई ऐसा कार्य करता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना, इस तरीके के कार्य भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। फॉर एग्जाम्पल, मोंटी अजय को मारपीट कर उसकी 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल 5,000 रुपये में खरीद कर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है, या मोंटी ने अजय के साथ भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य करके अर्थात उत्पीड़न करके सहमति प्राप्त की है। इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय का रंगनायकमा बनाम अलवर सेठी का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में एक औरत के पति की मृत्यु के बाद उसके पति के संबंधियों ने उसका शव रोक लिया तथा उस विधवा को ये धमकी दी कि उसके पति का शव तब तक अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने दिया जाएगा जब तक कि वह विशेष लड़के को गोद नहीं ले लेती। उस विधवा ने उस लड़के को गोद लेना स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह ठहराव व्यर्थ है क्योंकि उस विधवा की सहमति उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त की गई है। ये ध्यान रहे कि भारतीय दंड विधान की धारा 297 के अनुसार किसी शव को अंतिम संस्कार से रोकना अपराध है। ये मामला जो है 18th सेंचुरी का 1889 का मामला है ये। दूसरा है इसमें भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करता नहीं है बल्कि केवल उस कार्य को करने की धमकी देता है तो भी उत्पीड़न माना जाता है। ऐसी धमकी देकर किया गया अनुबंध भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर इस संबंध में मुथिया बनाम करूपण का मामला है। इस मामले में एक एजेंट ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर व्यापार के लेखे तथा आवश्यक प्रपत्र देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि वह तब तक इन लेखों तथा प्रपत्रों को नहीं देगा जब तक कि नियोक्ता उसे
एजेंसी के संबंध में उत्पन्न दायित्वों से मुक्त नहीं कर देता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये मुक्ति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है, अतः मालिक की इच्छा पर व्यर्थनीय है। ये 1917 का मामला है, 1917 का। अब इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की अगर धमकी देता है तो प्राय ये भ्रम का विषय हो जाता है कि क्या आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न है अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि आत्महत्या की धमकी को भारतीय दंड विधान द्वारा अपराध नहीं माना गया है, बल्कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी पूर्वी बनाम वासुदेव के मामले में आत्महत्या की धमकी को उत्पीड़न माना है। इसमें एग्जाम्पल है, मद्रास उच्च न्यायालय के एक मामले के अनुसार एक हिंदू व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी देकर अपनी स्त्री तथा बच्चों से मुक्ति विलेख लिखवा लिया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि वह मुक्ति विलेख उत्पीड़न द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः यह अनुबंध व्यर्थ है। नेक्स्ट है, अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना। यदि सहमति किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोककर प्राप्त की जाती है तो भी सहमति स्वतंत्र नहीं कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एजेंट ए अपने प्रधान बी को कहता है कि वह उसकी लेखा पुस्तकें तथा एजेंसी संबंधी अन्य प्रलेख तब तक नहीं लौटाएगा जब तक वह उसे अब तक के एजेंसी कार्यों के दायित्व से मुक्त करने का मुक्ति विलेख नहीं लिख देता है। यहाँ एजेंट प्रधान की संपत्ति को रोककर उससे ठहराव कर रहा है, अतः यह ठहराव उत्पीड़न से प्रभावित है। ये मुथा और करूपन वाला मामला जो 1927 का है, ये इसमें उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है, संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देना। यदि सहमति किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देकर प्राप्त की जाती है तो भी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार अजय के बेटे विजय पर बकाया जुर्माने की राशि को वसूलने के लिए अजय को धमकी देता है या देती है कि उसके मकान को कुर्क कर लिया जाएगा। अजय अपने बेटे की जुर्माने की राशि चुका देता है। ऐसी स्थिति में ऐसी धमकी को उत्पीड़न ही माना जाएगा और अजय जमा कराई गई राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये 1939 का मामला है, बसुराज और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला था। नेक्स्ट है, ऐसा कार्य करने या धमकी देने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव के लिए बाध्य करना होना चाहिए। यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ दंड विधान द्वारा वर्जित कोई ऐसा कार्य करता है अथवा करने की धमकी देता है जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना नहीं है तो उसे उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। ऐसा कार्य अथवा धमकी को उत्पीड़न तभी माना जाएगा जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे पीटने अथवा उसके मकान को जला देने की धमकी देता है। ये उत्पीड़न नहीं है, यद्यपि अपराध अवश्य है क्योंकि ऐसा करना भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, किंतु ये उत्पीड़न इसलिए नहीं है कि इसका उद्देश्य ठहराव करना नहीं है। नेक्स्ट है, उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा अथवा किसी अन्य द्वारा किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं अनुबंध का पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कर सकता है। इसी प्रकार अनुबंध के एक पक्षकार के एजेंट द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध भी उत्पीड़न का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ए सी से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपने साथी बी को उसकी पिटाई करने के लिए कहता है और वह सी की पिटाई करके अनुबंध पत्र पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ए की ओर से उत्पीड़न बी द्वारा किया गया है, इसे भी उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध या किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध किया जा सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है।
इसमें ये आवश्यक नहीं है कि उत्पीड़न अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध ही किया जाए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उत्पीड़न का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया तभी माना जाएगा जबकि उसका संबंध अनुबंध करने से रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी के लड़के का अपहरण करके कहता है कि यदि वह अपना मकान 10,000 रुपये में बेचने के लिए अनुबंध नहीं करेगा तो वह उसे मार डालेगा। यहाँ पर उत्पीड़न का प्रयोग किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध यानी पुत्र के विरुद्ध किया गया है, फिर भी मकान खरीदने का अनुबंध उत्पीड़न के आधार पर ही हुआ माना जाएगा। इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि यदि उत्पीड़न का प्रयोग किसी ऐसे पक्षकार के विरुद्ध किया गया है जो न तो अनुबंध के किसी पक्षकार का संबंधी है और न उसे जानता ही है, तो भी अनुबंध को उत्पीड़न से प्रभावित माना जा सकेगा। नेक्स्ट है उत्पीड़न का स्थान। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर क्यों न किया जाए, उत्पीड़न ही माना जाएगा। अधिनियम में इस संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये महत्वहीन है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता है अथवा नहीं। अतः किसी भी स्थान पर उत्पीड़न के अंतर्गत आने वाले कार्यों को करने पर उत्पीड़न ही माना जाएगा। अब इसमें कुछ धमकियाँ जो होती है उनको आप उत्पीड़न नहीं मान सकते, जैसे वाद प्रस्तुत करने की धमकी। वाद प्रस्तुत करने की धमकी को उत्पीड़न नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करने की धमकी देता है तो वह उत्पीड़न नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी को 5,000 रुपये 2 माह के लिए उधार दिए। 2 माह बीत जाने के बाद वह बी को यह धमकी देता है कि यदि उसने 15 दिन के अंदर ऋण का भुगतान नहीं किया तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देगा। ये धमकी वैध है, इस धमकी को उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ये धमकी देता है कि यदि दूसरा पक्षकार जब तक एक निर्धारित राशि या वचन के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक उसके विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामले को वापस नहीं लिया जाएगा, तो भी उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। 1918 का बंगाल स्टोन कंपनी वर्सेज जोसेफ का मामला है। किंतु किसी पर भी झूठे आरोपों के आधार पर अभियोग चलाने की धमकी देना उत्पीड़न ही कहलाएगा, क्योंकि ऐसा करना भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। दूसरा है कानूनी बाध्यता। यदि किसी कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी बाध्यता वैध मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश RS बचावत ने आंध्र सुगर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में यही निर्णय दिया कि किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी पक्षकार पर अनुबंध करने की बाध्यता हो तो उसे उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। इस मामले में राज्य सरकार ने एक अधिनियम पारित करके ये व्यवस्था की जिसके अनुसार चीनी मिल मालिक एक निश्चित मूल्य पर गन्ने को खरीदने के लिए बाध्य होंगे, जबकि गन्ना उत्पादक मिलों को गन्ना बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस प्रावधान के विरुद्ध वादी ने न्यायालय में इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया कि वह चीनी मिल वालों के साथ प्रतिवादी यानी राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह धारा 15 के अंतर्गत उत्पीड़न नहीं है। कर्मचारियों द्वारा धमकी। कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए अनेक प्रकार की धमकियां दी जाती है। चूंकि ये धमकियां भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित नहीं है और न इसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति को ही रोका जाता है अथवा रोकने की धमकी दी जाती है, इसलिए ये धमकियां उत्पीड़न नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन धमकियों का उद्देश्य नियोक्ता से अपनी सेवा की अधिक अच्छी शर्तों का अनुबंध करना होता है, फिर भी उत्पीड़न नहीं है। नेक्स्ट है बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बंधक मॉर्गेज रखता है और मॉर्गेजर बंधक ग्रहीता मॉर्गेजर की संपत्ति को रोकता है
और ये कहता है कि जब तक आपका भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक उस संपत्ति को रोक कर रखेगा, तो ये उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि बंधक ग्रहीता ये कहता है कि बंधक पत्र की शर्तों के पालन के बाद ही बंधक संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा, तो ये भी उत्पीड़न नहीं होगा। अब इसमें उत्पीड़न जो है हुआ है या नहीं हुआ है, यह सिद्ध करने का भार किस पर होगा? तो जब कोई पक्षकार अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित करना चाहता है, तो उसे स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। ऐसे पीड़ित पक्षकार को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिनसे ये सिद्ध हो सके कि वास्तव में उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। अब उत्पीड़न के आधार पर अगर मान लीजिए कोई ठहराव हो गया या अनुबंध हो गया, तो उसका जो प्रभाव है या उसका जो परिणाम है उस अनुबंध पर क्या पड़ता है? तो जब उत्पीड़न के आधार पर अनुबंध होता है, तो ऐसे अनुबंध के दो जो है प्रभाव होते हैं। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय, यानी अनुबंध उत्पीड़न से प्रभावित होने की स्थिति में पहला प्रभाव यह होता है कि ऐसा अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है, उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अनुबंध को वैध समझकर दूसरे पक्षकार को अनुबंध के पालन के लिए बाध्य कर सकता है, किंतु यदि वह चाहे तो अनुबंध को व्यर्थ भी समझ सकता है। यदि अनुबंध का दूसरा पक्षकार अनुबंध निष्पादन की मांग करता है तो वह इनकार कर सकता है, किंतु अनुबंध के निष्पादन से इनकार करते समय उसे स्वयं को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। धारा 19 में ये व्यवस्था की गई है। दूसरा है प्रत्यास्थापना, यानी रीसिचुएशन जो है पहले वाली स्थिति में लाना। उत्पीड़न के आधार पर हुए अनुबंधों के अंतर्गत यदि अनुबंध के पक्षकारों ने कोई धनराशि अथवा वस्तु दी है अथवा प्राप्त की है, तो अनुबंध के व्यर्थ घोषित होने पर उन्हें वे वस्तुएं अथवा धनराशि एक दूसरे को पुनः लौटानी पड़ेगी। धारा 64 में ये व्यवस्था है, यानी वस्तु भी वापस लौटानी पड़ेगी, अगर कोई पेमेंट हो गया तो वो भी वापस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को मार डालने की धमकी देकर उसकी कार 50,000 रुपये में खरीद लेता है। बाद में बी ए के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है कि उसने उसकी कार उत्पीड़न के आधार पर खरीदी है। न्यायालय उस अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित कर देता है, या ए को कार बी को लौटानी पड़ेगी तथा बी को भी ए के 50,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। जो ये उत्पीड़न शब्द के लगभग समान अर्थ में इंग्लैंड में भी ड्रेसेस यानी विबाध्यता शब्द का उपयोग किया जाता है, किंतु उत्पीड़न एक विस्तृत शब्द है जिसमें विबाध्यता शब्द का अर्थ भी सम्मिलित है, क्योंकि उत्पीड़न किसी भी व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति अथवा माल के विरुद्ध किया जा सकता है, किंतु विबाध्यता में केवल संबंधित पक्षकार उसके परिवार के सदस्यों के जीवन के विरुद्ध किए गए कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से आज आपने उत्पीड़न के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।